नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट। मे भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पता होगा, विच डील विद इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ओ इसलिए जब भी अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, दो तरीके से बनेगी। जहां जहां से भी पैसा आ रहा है वो एक साइड लिखा जाएगा, जहां जहां से भी पैसा जा रहा है वो दूसरी साइड में लिखा जाएगा। वो जब भी कोई बात होती है कैश के रिलेटेड कंपनी में, उसमें क्लियर हो जाता है कि पैसा आया या गया। इसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। हर एक कंपनी अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को जरूर देखती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का बनाना का बेनिफिट इन्होंने लिखा है, यूज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ पे यूज करती है। एक तो कहता है भी हमारे पास प्रॉपर टाइम पर डिविडेंड और जो मैनेजमेंट की पॉलिसी के लिए पैसा चाहिए वो ऑलवेज अवेलेबल होता है। हमें पता होता है कि हमारे पास कितना पैसा पड़ा है, जिससे हम कोई फ्यूचर के लिए पॉलिसीज बना सकते हैं। दूसरा, हमें ये भी पता होता है कि कैश की सिचुएशन किस टाइम पे चेंज हुई। कभी भी हमारा कैश माइनस में नहीं जाना, जैसे हमने कल भी बात की थी कि कंपनी में कभी भी कैश माइनस में नहीं जाना। रिकॉर्ड में दिखा रहे हैं कि आप दिखा रहे हैं कि मेरे पास कैश पड़ा है, आपका सिस्टम दिखा रहा है कि माइनस में है। नो, ये कभी नहीं चाहिए। कैश की सिचुएशन ऐसी कभी ना आए कि कभी हमें कैश की वजह से अपने काम रोकने पड़े। ये चीज ना हो, इस चीज को दूर करने के लिए भी कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है। किन किन लोगों की जो शॉर्ट टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो टाइम पर कंप्लीट होती रहे। जैसे कंपनी में डेली बेस पे कुछ खर्चे तो डेली बेस पे होते ही हैं, वो कैश से ही होने हैं। तो कभी भी ऐसी कमी ना आए कि वो खर्चे रुके। प्लस कभी भी ऐसी कंडीशन ना हो जिसके पैसे हमने देने हैं और हमारे पास पैसा ना हो। जिन लोगों से हमने रिसीव करना है टाइम पर रिसीव करें, उसका रिकॉर्ड बना रहता है। और जिन लोगों को टाइम पर देने हैं उनको टाइम पर देते चले जाएं। इसके लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी में बनाई जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट दो प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट होते हैं कंपनी के जो पैसे, जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ, कंपनी में किसी ने शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है, वो सारे पैसे जब कंपनी के पास आ जाते हैं वो कैपिटल बन जाती है। कंपनी अपने पैसे फिक्स एसेट में कितना लगा रही है, करंट एसेट में कैसा कितना लगा रही है, और उनके ऊपर दोबारा दोबारा रिनोवेशन भी करवाना पड़ता है, बार बार उनकी रिपेयर भी करना पड़ता है। उसको फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस इन्होंने ये पूछा भी क्या है, तो मैंने दोनों ऑलरेडी कर दी। कैश फ्लो का कैश इनफ्लो आउटफ्लो। फंड फ्लो का होगा कि मेन कंपनी ने जो अपना पैसा किसी फिक्स एसेट में लगाया हुआ है, कब पैसा जा रहा है और कब फिक्स एसेट को बेच रही है पैसा वापिस आ रहा है। अगर उनकी रेनोवेशन करवा रही है तो उसमें उनकी रिपेयर करवा रही है तो फिर खर्चे लग रही है। इसकी स्टेटमेंट को फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। फिर है भी लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहता है कई बार लिमिटेशन, अगर हम दोनों को आपस में कहता कंपेयर करने जाते हैं तो दोनों में कहता भी मॉनेटरी बातें तो दोनों में ही होती हैं। तो चाहे किसी फंड फ्लो स्टेटमेंट को ले लो चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट ले लो, दोनों की बात की कर दी है। दूसरा लिखा है कि बिकॉज नॉन ऑफ कैश कॉस्ट एंड प्रॉफिट आर इनक्लूडेड। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी कॉस्ट और प्रॉफिट को नहीं दिखा जाता, सिर्फ पैसा कौन सा आ रहा है और कौन सा जा रहा है इस चीज को देखा जाता है। इन्होंने ये लिमिटेशन पॉइंट में लिखा है। जब भी कहता आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है तो उसके सोर्स क्या होंगे या फिर उसकी एप्लीकेशन ऑफ फंड का होगी, कहाँ कहाँ से आपको कैसा आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। दो प्रकार के सोर्स होते हैं, इन्होंने लिखा है सोर्स ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ कैश। पैसा कहाँ कहाँ से आता है। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने जाओगे, मैंने पहले ही बोला कि इनफ्लो आउटफ्लो, और सबसे पहले इनफ्लो के बारे में बात की उन्होंने। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, सिंपल वर्ड में लिखता हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कंपनी जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर रही है, मीन सामान सेल कर रही है। देंगे सर, मेरी तो मेरी सारी पॉइंट क्लियर हो गया। कोई सामान सेल कर रही है, कोई बिजनेस कर रही है कंपनी, उससे हमको पैसा आएगा। दूसरा वो लिख रहे हैं सेल ऑफ फिक्स एसेट। कंपनी की अगर कोई फिक्स एसेट है उनको बेचा जाए तो कंपनी के पास पैसा आएगा। नॉर्मल सी बात है, जब खरीदेंगे तो पैसा जाता है, तो अगर बेच रहे हैं तो पैसा आएगा ही आएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर कैश। अगर आपने किसी टाइप में कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसे कि सनडे डेप्टर्स में एग्जाम्पल, उधार में आपने सामान दे दिया, जब उनसे पैसा वापिस आएगा तो आपका उसका पैसा रिसीव भी होने वाला है। उसके बाद रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आप किसी से लॉन्ग टाइम के लिए लोन ले रहे हो वो पैसा भी आपके पास आना है, ये भी इनफ्लो में है। इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स फॉर कैश। अगर आप कैश में शेयर इशू कर रहे हो, डिवेंचर इशू कर रहे हो, तो वो भी कंपनी के पास पैसा है। ये सारे कंपनी के सोर्स हैं जहां से कंपनी को पैसा आ सकता है। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्स के बाद होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मीनिंग होता है अप्लाई, कहाँ कहाँ पे आप कैसा कैश दोगे। इसको आउटफ्लो भी बोल सकते हैं। सबसे पहले कोस्ट कैश लॉस्ट इन ऑपरेटिंग ऑपरेशन ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप लोग कोई बिजनेस कर रहे थे उसमें आपका किसी प्रकार का लॉस आ गया, प्रॉफिट आएगा तो पैसे आए हैं, लॉस आ गया तो पैसे
जाएंगे, मीन्स आप कैश माइनस में गया आपका। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जिसके शेयर आपने जब इशू किए थे आपके पास पैसा आया था, अभी उस बंदे के पैसे वापस करने हैं, उसको रिडम्पशन बोलते हैं। जब आप रिडीम करेंगे, अपने शेयर वापस लेंगे, तो बंदे के पैसे उसको वापस करने ही पड़ेंगे। परचेज दो फिक्स एसेट, अगर फिक्स एसेट को खरीदोगे तो आपके पास पैसा जाएगा, फिक्स एसेट आएंगे तो आप पैसे को आउटफ्लो में ही लिखने वाले हो। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, अगर आपने किसी से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया था, उसके पैसे वापस करने हैं, तो वो पैसे आपसे जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, आउटफ्लो ऑफ कैश। डिक्रीज इन एनी लिएबिलिटी, एनी लिएबिलिटी मीन्स किसी का कोई पैसा आपने देना है, किसी भी प्रकार का, कोई बिल पेएबल, कोई किसी से उधार में आपने सामान खरीदा तो वो पैसे क्रेडिटर थे, तो आप लिएबिलिटी के पैसे दे रहे हो तो भी आपके पास पैसे जाएंगे। डिक्रीज इन एनी एसेट, अगर आपकी किसी एसेट्स में डिक्रीज होता है, आप लोग कोई एसेट्स डिक्रीज करते हो तो आपको उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, तो ये भी आपके लिए होगा जरूरी कि आपका आउटफ्लो जरूर होगा। नीचे इसका परफॉर्मा भी इन्होंने बनाया है, कहाँ कहाँ से आपको पैसे आएंगे और कहाँ कहाँ पे जाएंगे। वैसे तो नाम से ही क्लियर हो जाता है भाई, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, कोई भी बात जब लिखी जाएगी तब आपको पता लग जाएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है। एक तो परफॉर्मा यही है कि कैश इनफ्लो देखेंगे और आउटफ्लो देखेंगे। एक हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट तीन तरीके, मतलब उसमें तीन एक्टिविटी नोट की जाती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीनों एक्टिविटीज को सीरीज वाइज लिखा जाता है। मतलब जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, पार्टिकुलर्स, यहाँ आपके पास अमाउंट, यहाँ आपके पास टोटल अमाउंट। सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो जो चीजें बातें की जाएंगी, जो चीजें प्लस होने वाली हैं और माइनस होने वाली साथ के साथ ही होती रहेंगी। एग्जाम्पल इन लिखा हुआ है कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मान लीजिए अगर आपके पास रिसिप्ट हो रहा है तो आप सबसे पहले लिखोगे कैश रिसिप्ट, जो अमाउंट आई है। उसके बाद लिख दिया भी कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टी, मतलब रॉयल्टी या फिर फीस इनकम, कुछ भी आप बिजनेस काम कर रहे हो तो आपको पैसे आ रहे हैं, वो भी इसके नीचे लिखे जाएंगे, प्लस करने वाले हो। कैश पेमेंट टू सप्लायर, अभी सप्लायर को पैसे, मैं एग्जांपल बोलूँ कि पहले दो पैसे मेरे पास 100 रुपए आ गए, यहाँ 100 आ गए, अभी सप्लायर को पेमेंट कर दिया हमने, तो आप क्या करोगे, नियम रेगुलर, यहीं पर ही प्लस माइनस ऊपर चला जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। अभी कैश पेमेंट दे रहे हो तो वो माइनस ही होना है ना, मेन पैसा तो जाएगा। दो पैसे आपके पास ऊपर आए हैं, सप्लायर को आपने पेमेंट दी है, मतलब जब ये तीसरा पॉइंट लिखेंगे तो उसके आगे माइनस लगाएंगे, पेम टू सप्लायर, नाम पॉइंट से ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कैश पेमेंट एंड बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉइज, कंपनी के एम्प्लॉइज के बिहाफ के ऊपर आपने कोई पेमेंट की है, तो बदली पहले पैसे आए तो पेमेंट कर रहे हो तो वो भी माइनस ही होने वाला। उसके बाद कैश रिसिप्ट ऑफ एन इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस का कोई करवाया होता पैसा, उसका आपको पैसा मिला है आज, तो आप क्या करोगे, इसको ऐड करने वाले हो। मान लो 100 में से 20 निकल के 200 में से -20 कर दिया तो 180, फिर कैश इंश्योरेंस के जो पैसे मिलेंगे वो प्लस करते चले जाओगे। इसी तरह से यहाँ पे प्लस माइनस बने, लास्ट में कैश पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, अगर आपने कोई इनकम टैक्स वगैरह पे की है, एग्जाम्पल 200 रुपये आपको इंश्योरेंस से मिल गए, इनकम टैक्स आपने 100 पे कर दिया, तो हमारे पास जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 200, 400, 400 में से 120 चलेंगे तो कितना हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक चीज सॉरी 280 करते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो 280 आपके पास बच गए, वो 280 अब जो आप आगे लिखना, मतलब टोटल मेरे पास ये बचा। आगे दूसरी एक्टिविटीज आएंगी। ऑपरेटिंग का मीनिंग वैसे नाम से ही रहता है, कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसमें जो जो पैसा हमको आ रहा है। उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कंपनी जहां जहां पर इन्वेस्टमेंट कर रही है अपना पैसा। सबसे पहले बोले कि कैश पेमेंट टू दी एक्वायर फिक्स एसेट, कंपनी ने हेडिंग आ जाएगा, जैसे हमने ऑपरेटिंग लिखा हेडिंग आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कॉलम नहीं बना रहे इनफ्लो आउटफ्लो का, यहीं पर इनफ्लो आउटफ्लो दूसरा हेडिंग आएगा इन फाइनेंसिंग सॉरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। पहला उसमें आ रहा है कि कैश परचेज ऑफ फिक्स एसेट या फिर कैश पेमेंट फॉर द फिक्स एसेट, मतलब पैसा आपने दिया, यहाँ पे लिखेंगे फिक्स एसेट माइनस में 380 में जो आपके पास पैसा बचा 280, अगर कोई फिक्स एसेट खरीद रहे हैं तो माइनस होगा उसमें से, नॉर्मल सी बात है। आगे कैश रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, आपने फिक्स एसेट को खत्म कर दिया, आपके पास रिसिप्ट हुई है तो पैसे आएंगे, वो प्लस में लिख लेंगे। कैश पेमेंट ऑफ द एक्वायर्ड शेयर, आपने शेयर
एक्वायर करने के लिए, एक्वायर करने मीन्स आपने जो शेयर इशू दिए थे उसको वापस लेने के लिए आपने पैसे दे दिए, तो माइनस में जाएगा। कैश एडवांस एंड लोन्स मेड टू दी थर्ड पार्टीज, अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को लोन दिया है तो माइनस में जाएगा। अगर रिसीव कर रहे हो तो आपके पास प्लस में आएगा, उनके एडवांस पेड फॉर दी थर्ड पार्टीज को आपने लोन दिया। कैश रिसिप्ट फ्रॉम दी रीपेमेंट ऑफ एडवांस, जिसको भी आपने एडवांस में पैसे दिए थे, लोन में पैसे दिए थे, उसके पैसे आपको वापस मिल रहे हैं, ये प्लस में होंगे। कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स रिलेटिंग टू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट होने हैं उसके पैसे अगर आपके पास आ रहे हैं तो प्लस होंगे, अगर किसी के पैसे आपने देने हैं आज पहले एडवांस में तो माइनस में होंगे। फिर सेम वैसा ही होगा कि टोटल करके जो आपका पास ये टोटल आया होगा उसमें से प्लस माइनस आपने कर लेना। तीसरी एक्टिविटीज आपके पास आ रही है, कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि पैसा आपके पास कहाँ आ जा रहा है। सबसे पहले कैश प्रोसीजर फ्रॉम इशूइंग शेयर्स, आपने शेयर इशू किए हैं, आपके पास पैसे आएंगे, सिंपल सी बात है, शेयर इशू करोगे तो पैसे आएंगे। कैश प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर, आप डिबेंचर इशू कर रहे हो तो भी आपके पास पैसे आने वाले हैं। कैश रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड, जो भी आपने उधार में किसी से पैसे, उधार के बदले रीपेमेंट हो गया, उधार में लोन लिया हुआ था या फिर किसी के शेयर खरीदे हुए तो उसके पेमेंट वापस कर रहे हो, किसी के डिबेंचर आपने खरीदे हुए जिसको बेचे थे उसके पैसे वापस कर रहे हो। उसके बाद लिखा कि कैश पेमेंट टू रिडीम ऑफ रीपेमेंट ऑफ दिस प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर जब हमने इशू किया तो पैसे आए थे, अभी रिडीम कर रहे हो तो पैसे जाएंगे, वो माइनस होने वाले हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जिस भी प्रकार का आप डिविडेंड इंटरेस्ट में दोगे वो भी माइनस हो जाएगा। तो तीनों एक्टिविटीज में सेम वैसे चलने वाला होगा, हेडिंग वाइज लिखेंगे, प्लस माइनस करने के बाद लास्ट में जो बचेगा वो हमारे पास आ जाएगा प्लस में। अगर माइनस में आएगा तो हम दे देंगे कैश माइनस में लिखेंगे, वैसे माइनस में कभी आता नहीं है। आपको अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आ सकती है दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, तीनों एक्टिविटीज लिख सकते हैं, आपको तीनों एक्टिविटीज में लिखना होगा, अगर नहीं है तो सिंपल भी कर सकते हैं। इसके अलावा कहता है कैश और भी स्पेशल आइटम्स हैं जहां पर कैश के बारे में बात की जाती है। सबसे पहले फॉरेन करेंसी कैश फ्लो, फॉरेन करेंसी में भी कैश फ्लो होता है। अगर कोई कंपनी है बिजनेस कर रही है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, अगर पैसा बाहर जा रहा है तो आउटफ्लो होगा, पैसा आपके पास आ रहा है तो आपका क्या होगा, इनफ्लो होगा। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जैसे कि सबसे पहले बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट समझते हो, जिससे आपने पैसा लेना था वो मर गया, बंदा कहीं चला गया या भाग गया या अपना फोन नहीं उठा रहा, बस रिकवर नहीं हो रही, कंपनी बैड डेब्ट्स में डाल देती है। कभी वो बैड डेब्ट्स रिकवर हो जाए, बंदा आ गया उन्हें बोला मेरे पास पैसे नहीं थे भाई पहले मैंने दिए थे आज मैं आपके पैसे वापस कर रहा हूँ, तो उसको रिकवर कर रहे हो तो प्लस में करेंगे। अगर बैड डेब्ट्स रिकवर नहीं हो रहे तो वो माइनस में होने वाले हैं। आगे लिखा उन्होंने पेड इंटरेस्ट, अगर आपने किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट दिया है तो माइनस में करने हैं। डिविडेंड इज सॉरी कंपनी क्लेम्स विनिंग ए लीगल एक्शन लॉटरी, अगर आपको कोई लॉटरी वगैरह मिली है जीतते हैं आप तो वो आपके पैसे प्लस होने वाले हैं। इसके अलावा कोई भी कहता आपको लगता है भी ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट या फिर फाइनेंसिंग ऑपरेशन में कोई भी ऐसी बात हुई है जिससे आपको कोई पैसा आ रहा है तो प्लस कर लो, अगर जा रहा है तो माइनस कर लो। इसके अलावा लिखा कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, अगर आप किसी बंदे को इंटरेस्ट दे रहे हो या डिविडेंड दे रहे हो तो माइनस में होना आपके कैश में से, अगर आपके पास इंटरेस्ट और डिविडेंड आ रहा है तो आप लोग प्लस करेंगे। कई बार होता है कि आपने शेयर खरीदे हुए हैं तो डिविडेंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा, अगर आपने किसी को बेच रखे हैं शेयर तो आपको उनको डिविडेंड और इंटरेस्ट देना पड़ता है। फिर है टैक्सेस ऑन इनकम, अगर आपके पास कोई भी प्रॉफिट हुआ है आपने उसके ऊपर इनकम टैक्स या इसके अलावा कोई और जो भी टैक्स बनते हैं वो हम बोले कि जीएसटी पे कर रहे हो या कोई और भी टैक्स पे कर रहे हो आपको अपने कैश में से सारे माइनस ही करने पड़ते हैं। एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी एंड अदर बिजनेस यूनिट्स, अगर आपके कोई अदर बिजनेस यूनिट्स हैं या फिर कोई भी कंपनी, अगर आप उस बिजनेस को बेच रहे हो तो पैसा आपके पास आएगा, सिंपल सी बात है। जो जो सामान आपके पास था आपने उसको बेच दिया तो पैसा आपके पास आना है। अगर आप किसी चीज को खरीद रहे हो तो पैसा जाएगा, तो हम इसमें करने वाले हैं। फिर है कुछ नॉन कैश ट्रांजेक्शन इन्होंने लिखी है, कोई ऐसी एसेट्स जिसको आप डायरेक्टली किसी की पहले से ही एसेट्स थी, कोई कंपनी बिक गई है आपने उसको खरीदा है, अभी उसकी एसेट्स भी आप खरीद रहे हो तो पैसा जाएगा। अगर आपके पास कोई एसेट्स पड़ी है उसको बेच रहे हो तो पैसा आएगा। इन बातों को ध्यान, मोरली इस चीज के लिए बार बार हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप लोग इजिली बेस पे इस चीज को कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं होता कि आपको इसके लिए कोई वेट करना होगा, आपको बातों से ही क्लियर हो जाता है। जैसे कोई एंट्री आपके वहाँ लिखी जाएगी तो आप उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख सकते हो कौन सा पैसा आ रहा है और कौन सा पैसा जा रहा है। कोई डाउट किसी को कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो बात कर सकते हैं, कोई ऐसा पॉइंट लगता हो भी जिसमें हमें लगता हो भी कैश फ्लो में हमें क्लियर नहीं हुआ उसके बारे में बात कर सकते हैं। मैं खुद से करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बजटिंग, जिसको बजट कंट्रोल भी इन्होंने बजटरी कंट्रोल बोला है।
सबसे पहले तो बात करते हैं बजट क्या होता है। एनी फाइनेंशियल प्लान यूज टू फोरकास्ट और गवर्न द फ्यूचर ऑपरेशन। कोई भी पैसे के लिए जब हम प्लानिंग कर लेते हैं, मैं एग्जांपल बोलूं, मेरे पास 1000 रुपए है, मुझे 1000 रुपए पूरे 10 दिन चलाने हैं, तो मेरा एक बजट का बजट ही हो गया ना। मेरे पास 1000 रुपए का बजट है, पूरे 10 दिन मुझे चलाने हैं। 10 दिन आने वाले 10 दिन पीछे तो चले गए, उसको नहीं होते हैं। 10 दिन आगे वाले चलाने हैं मुझे, तो वो मेरा प्लान होगा ना, मुझे कैसे कैसे किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है। उस चीज को क्या बोलते हैं, बजट। मीन्स एनी फाइनेंशियल प्लान यूज टू फोरकास्ट द फ्यूचर, फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए, या फिर एज ए रिजल्ट टू फोरकास्ट फ्यूचर एक्सपेंसिव, फ्यूचर में आपके क्या क्या खर्चे होने वाले उसके लिए उसको बोलते हैं बजट। बजट के बाद में इसमें आती है बजटिंग। बजट आपको क्लियर हो गया भी बजट क्या होता है। 2 नंबर में पूछ सकते हैं बजटिंग क्या होती है। जब आप बजट को प्लान कर लिए और उसको आप नोट करना चाहते हैं, मीन्स उसके ऊपर रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं भी कौन कौन से पैसे कहाँ कहाँ पे कंप्लीट होंगे। मीन्स आप होल प्रोसेस करते हो बजट बनाना, उसको फिर उसमें कौन कौन से काम होंगे, कहाँ कहाँ पे मैं पैसा लगाऊंगा, उसको शॉर्ट टर्म में रिप्लेस करते हो, फिर कैसे ये काम कंप्लीट होंगे, उसको बोलते हैं बजटिंग। मीन्स आप लोगों ने पहले रेट सोच लिया कि मेरे पास ये पैसे हैं, इसको मैं प्लान करूंगा फ्यूचर में। मैंने जैसे एग्जाम्पल ये भी 1000 रुपये या 10 दिन मुझे चलाने हैं, अब मैं वो 10 दिन के लिए प्रॉपर डिटेल लिखने जा रहा हूँ। जब उस प्रोसेस को क्या बोलूंगा, बजटिंग। मैंने प्रॉपर डिटेल में इंफॉर्मेशन लिख दी कि इस दिन मेरा ये खर्चा है तो मैं इसको करूंगा, बाकी दिन में मैं ये काम करने वाला हूँ। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बजटिंग। फिर आता है बजटरी कंट्रोल। जब आपने बजट बना लिया, बजटिंग रेडी कर ली, तो उसी के ऊपर जब आप कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करने का मीन्स आपने जो काम कर रहे हैं, कई बार वो चीज जो आपने प्लानिंग की हुई है, प्लानिंग करते समय कुछ अप डाउन आ सकते हैं, लेकिन उस अप डाउन को जब आप लोग मेजर करके चलते हो ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है उससे अच्छी रहे, उसको क्या बोलते हैं, बजटरी कंट्रोल। आपने सेटअप किया, भी एक टारगेट सेटअप कर लिया कि 1000 रुपये मैं पूरे 10 दिन में खर्चूंगा। हो सकता है कि 1000 रुपये ना खर्च सकें 10 दिन में, हो सकता है कम खर्चे जाएं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बजटरी कंट्रोल। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसी टाइम पे अपने बजट को रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करने के बाद दोबारा से उसके ऊपर सेटअप जो स्टैंडर्ड है वो लगाए जाएंगे, फिर वो चीज़ आपकी फॉलो की जाती है। हम लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। मान लो 6 महीने की स्टडी है, तो आपका बजट है भी 6 महीने में इस चीज़ को कंप्लीट करना है, आपने 12,500 रुपये देने हैं उस चीज़ के लिए। उसको कैसे एडजस्ट करना है, उसके लिए जरूरी थोड़ी है भाई दोबारा से रिपेयर लेके आनी है तो ये चलने देंगे। ये तो बजट आपके खराब हो रहे हैं बार बार। मीन्स आपने जो चीज इतने पैसे में करनी थी उसके लिए आपको बार बार देनी है, मतलब 12 6 72, ऊपर से 12 के 500 और बढ़ा लीजिए, तीन, टोटल 75,000 में आपकी बीबीए कंप्लीट होनी है। अभी आप 75,000 के ज्यादा का भी बजट लेके घूम रहे हैं, आप बोलोगे मैं इसमें कम कर, लेकिन आपको तो स्टैंडर्ड ही बनाना पड़ेगा भाई, इतने पैसे ही मुझे कंप्लीट करना है, तो बेनिफिट उसके ज्यादा है। अगर आपको उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, मीन्स आपका बजटरी कंट्रोल ऐसे आता है कि आपने फीस भी भर दी, क्लासेस भी लगा ली, है बजटिंग प्रोसेस होगी कि आप लोग उसको सेटअप लेके चल रहे हो कैसे कंप्लीट करना है। जब रिजल्ट की बारी मतलब आपको एग्जाम का टाइम आएगा तो बजटरी कंट्रोल है, आपको एग्जाम कैसे कंप्लीट करना है, एग्जाम में आपको कैसा रिजल्ट आना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। अगर एक बार परफॉर्मेंस डाउन हुई है तो उसको चेंजेस करो, नेक्स्ट सेमेस्टर में वो चेंजेस नहीं आने चाहिए। लगातार वो प्रॉब्लम बढ़ रही है तो मीन्स आपका जो बजट बनाने का तरीका है वही गलत होना। फोरकास्टिंग एंड बजटिंग दोनों में डिफरेंस क्या है। वैसे तो नॉर्मल बात करें, फोरकास्टिंग भी फ्यूचर के लिए होती है, बजटिंग भी फ्यूचर के लिए होती है। देखो मैंने लिखा भी है, फोरकास्टिंग इज द प्राइमरी कंसर्न। फोरकास्टिंग जो है पहला काम है, आप लोग सोचते हैं फ्यूचर के लिए। बजट जो है एसोसिएट होता है शेड्यूल इवेंट। जब आपके पास कोई चीज हो जाए कि जब आपके पास कोई पैसा आ जाएगा, जब आपने कोई कहीं पे पैसा लगाना है, कोई इवेंट आएगा, तब आप बजटिंग करते हैं। फोरकास्टिंग को लगातार ही हम लोग सोचते रहते हैं, कल मैं जल्दी उठूंगा, कल ये काम करूंगा, सुबह ये करूंगा, परसों वो आपकी फोरकास्टिंग। फिर बिजनेस में भी ऐसा चलता रहता है, भी कल को इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन जब आपके लिए प्लान्ड इवेंट होता है तब उसके लिए बजट बनते हैं। दूसरा फोरकास्टिंग मैंने लिखा है कि फोरकास्टिंग में भी कवर ए लॉन्गर पीरियड टाइम, और टाइम फोरकास्टिंग लॉन्ग टाइम के लिए होती है, 5 साल 10 साल 15 साल। बजट इतने टाइम के लिए नहीं होते, बजट फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती है, 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल। जो लॉन्ग टर्म बजट होंगे 5 साल के लिए बन सकते हैं। फोरकास्टिंग इज ओनली रफ एस्टिमेट। फोरकास्टिंग क्या होता है, सिर्फ एक एस्टिमेट होता है, रफली हम अंदाजा लगाते हैं, इसके लिए कोई प्रैक्टिकल काम नहीं करते भी ऐसा 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 होगा। लेकिन बजटिंग में प्रॉपर एस्टिमेट होता है भाई, प्रॉपर आप लोग रिपोर्टिंग मतलब रिकॉर्ड बनाते हो, उसका रिजल्ट भी वेट करते हो कि रिजल्ट के हिसाब से हमारे बजट में आंसर सही आए या नहीं है। फोरकास्टिंग रिजल्ट इन प्लानिंग। फोरकास्टिंग सिर्फ प्लानिंग के लिए की जाती है, बजटिंग जो है सेम, दोनों मैंने पहले पॉइंट कर दिए, फोरकास्टिंग और बजटिंग प्लानिंग दोनों में ही होती है। फंक्शन ऑफ फोरकास्टिंग कंक्लूड दी विद फोरकास्ट ऑफ लाइकली इवेंट्स। हमें लगता है कि फ्यूचर में ऐसे आने वाले काम होंगे, उनके लिए हम लोग काम ऐसा करेंगे। लेकिन बजटिंग क्या होती है,
जो भी चीजें फ्यूचर में करनी है हमने, जो जो आज टारगेट हम लोग लेके बैठे हुए हैं, उसके लिए हम लोग बजट बनाते हैं, पहले से रिपोर्ट्स रेडी करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं कि ये स्टैंडर्ड होंगे, उस स्टैंडर्ड को फिर हम लोग वो फॉलो करने जाते हैं। फोरकास्टिंग जो है स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन के लिए की कई बार यूजली कवर करते हैं, स्पेसिफिक बिजनेस, मुझे बिजनेस हमें बता देंगे उसको कवर करने के लिए होगी, लेकिन बजट जो होता है हमारी पूरी फर्म के लिए होता है। फोरकास्टिंग एक काम के लिए कर सकते हैं, लेकिन बजट जो है पूरी कंपनी के लिए होता है। पूरी कंपनी में मास्टर बजट भी कई बार बन जाता है, मीन सारे काम कवर करेंगे कई बार सिंगल सिंगल काम भी कवर कर ले, जैसे सेल, परचेज, एक्सपेंसिव, और जो हमारी फिक्स एसेट्स सबके लिए अलग अलग बजट जो है रेडी कंपनी में हो जाते हैं। फोरकास्टिंग डज नॉट एक्ट एज ए टूल ऑफ अटेम्प्टिंग टू कंट्रोल मेजरिंग डिवाइस। फोरकास्टिंग से अगर आप बोलें कि हम लोग कंट्रोलिंग भी कर लेंगे, ये नहीं हो सकता, लेकिन बजटिंग से क्या होगा, कंट्रोल भी हो जाए। अगर आप लोग बजट बना रहे हो, बजट बनाओगे मतलब स्टैंडर्ड सेटअप करोगे, स्टैंडर्ड सेटअप करोगे तो उसके ऊपर काम भी करोगे, तो उसको कंट्रोल भी करोगे, लेकिन फोरकास्टिंग में कंट्रोलिंग कभी नहीं होती। फिर उसके बाद है, अभी बजटिंग बनाने के पीछे आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। बजटिंग के पीछे ऑब्जेक्टिव लिखे हैं प्लानिंग, पहले तो प्लानिंग करना, उसके बाद कोऑर्डिनेशन, ताकि कंपनी में प्लानिंग कर लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप कर देंगे तो सब लोग अपने कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। थर्ड है कि कंट्रोल, जब आपने कोऑर्डिनेशन लेवल बना दिया तो आपके जो स्टैंडर्ड होंगे वो रिजल्ट आपके लिए ऑलवेज फेवरेबल कंडीशन में आने वाले हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि वेरिएंसेस वो बजटिंग बेस पे आते हैं, स्टैंडर्ड सेटअप किए होंगे, बजट बनाया होगा, तो आपके आंसर्स फेवरेबल में ही आने वाले हैं। अगर आपने प्रॉपर बजट बनाया हुआ है, उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल नहीं करते, तो आंसर्स क्या होंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में आएंगे। वो ऑलवेज आते हैं क्योंकि आप उसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं करते। फिर है अभी स्टेप स्कोप एंड टेक्निक्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटिंग। कौन सी टेक्निक्स हैं, बजटिंग कहता है कि क्या कहाँ कहाँ पे कवर होता है। बजट कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट कवर होता है, जैसे कि परचेज, सेल, उसके अलावा खर्चे, या फिर कोई भी आप लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, सेल को फोरकास्टिंग कर रहे हैं, सेल रिटर्न कर रहे हैं, परचेज रिटर्न हो रही है, सारे काम बजट में कवर होते हैं। सभी में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की टेक्निक अप्लाई भी होती है। जब भी कोई हम बजट बनाएंगे, सभी काम के लिए स्टैंडर्ड सेटअप करते हैं ताकि हमारी कॉस्ट जो है कम हो सके। बजटरी कंट्रोल टेक्निक है जिससे हम लोग स्टैंडर्ड सेटअप कर सकते हैं, सब लोगों के लिए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर कर सकते हैं, वो लोग बंदे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको रिजल्ट्स भी अच्छे देंगे, इसी के लिए बजटिंग की जाती है। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर द इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल। अगर आपको कहता प्रॉपर बजटरी कंट्रोल करना है, इसके लिए क्या क्या चीजें होनी जरूरी चाहिए। सबसे पहले तो कहता भी कोऑपरेशन फ्रॉम द सुपीरियर पर्सन, जो आपकी कंपनी में टॉप के मैनेजमेंट पर्सन है, आपको उसका सपोर्ट होना चाहिए। अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपने बजट बनाया हो, तो आप इजीली उसको कर लें। टॉप मैनेजमेंट बजट बना दे और उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान ही ना दे, और आपको बोले कि आपको सिर्फ काम करना है, उसका वो ध्यान प्रॉपर ना, तो बजटरी कंट्रोल नहीं हो सकता। बजटरी कंट्रोल के लिए सबसे पहले इन्होंने लिखा कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, तभी जाके बजट बन सकते हैं। अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल आपकी स्टडी की थी, आपने बीबीए करनी है भाई, 6 सेमेस्टर मतलब विद इन 3 ईयर करनी है, उसके लिए नेक्स्ट आपको आगे नहीं जाना, इतना ही पैसा हम कवर कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि बजट है ही नहीं कुछ, जितने मर्जी पैसे लग जाएं भाई, कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी ने बोला 6 साल में कवर भी कर सकते हो, तो वो कोई बजट नहीं होता, वो तो फिर फोरकास्टिंग होगी। आपने बोला भी ये काम 6 साल में भी हो सकता है अगर 3 में ना हो, लेकिन आपको उसको कंट्रोल करना जरूरी है। इसके बाद इन्होंने लिखा कि जब भी बजट बनाने जा रहे हो, उसमें हर एक बंदे की कहता रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, ये जरूरी है। अगर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्लियर नहीं करोगे, तो क्लियर कभी कोई बंदा काम कंपनी में नहीं करेगा। अथॉरिटी सम स्पेसिफिक पर्सन के पास होनी चाहिए। अथॉरिटी समझते हो, जो बंदा और लोगों से काम करवा सकता है, उसको बोलते हैं आई हैव एन अथॉरिटी ओवर यू, मुझे आपके ऊपर अथॉरिटी है कि मैं कुछ भी आपसे करवा सकता हूँ। तो मान लिया अथॉरिटी भी क्लियर होनी चाहिए, वो किस बंदे के पास, रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास होनी चाहिए, जो बंदों से आगे प्रॉपर तरीके से काम करवा सके। बजट के लिए उन्होंने ये भी लिखा कि बजट हमेशा के टाइम फ्रेम के साथ लिंक भी होना चाहिए, उसमें टाइम क्लियर होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि ओपन टाइम के लिए बजट रखते हैं, बजट 1 साल के लिए है, मैक्सिमम 5 साल के लिए क्लियर उसमें होना चाहिए। बजट जब भी किए जाएंगे, हमेशा कहता कंपनी के एडवांटेज के लिए होना चाहिए, प्लस उसमें इंप्लॉइज के एडवांटेज भी साथ में होना चाहिए, तब जाके बजट करने का बेनिफिट है। अगर इंप्लॉइज को उसमें कोई अपना बेनिफिट नजर नहीं आएगा ना, तो कभी भी कोई कंपनी बजटिंग में सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि इंप्लॉइज पर प्रॉपर ध्यान नहीं देंगे, कॉस्ट को कम करने के बारे में कभी सोचेंगे ही नहीं। बजटरी हमेशा सक्सेसफुल तब होगी जब उसमें प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम होगा। अगर रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, मीन्स आपने टारगेट सेटअप कर दिए, रिपोर्ट्स बनवा नहीं रही, रिपोर्ट्स बन ली, आपको पता ही नहीं भी क्या काम हो रहा है, तो आप लोग क्या कंपेरेंस करें। तो बजटिंग कंपेरेंस के लिए जरूरी है कि उसमें रिपोर्टिंग भी हो। बजटिंग के एडवांटेज क्या होंगे, दोबारा से वही पॉइंट जो पहले आए हैं। कंपनी में कोऑपरेशन लेवल बनेगा, कोऑर्डिनेशन लेवल बनेगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, कंपनी के ऑब्जेक्टिव जो टाइम पर अचीव हो जाएंगे, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होगा, सेल ज़्यादा इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और कंपनी
फ्यूचर में ज्यादा ग्रोथ करेगी, ये बजटिंग में ऑलवेज होता है, आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। उसके बाद इन्होंने बजटिंग में लिमिटेशन भी बोले। बजटिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, अगर आपके लिए कोई छोटी कंपनी है, बजटिंग स्मॉल इंडस्ट्री के लिए सूटेबल नहीं है। छोटी छोटी कंपनियों में जैसे कम वर्कर काम कर रहे हैं, वहां पे बजटिंग करेंगे तो कंपनी एक्सपेंसिव कॉस्टली प्रोसेस बोल सकते हैं। स्पेशल स्किल वाले पर्सन चाहिए, ये भी एक बजटिंग का प्रोसेस है। इसमें लॉट ऑफ पेपर वर्क भी होता है, ये भी बजटिंग में क्लियर हो जाता है। कई बार बजट जो आप बनाए जाएंगे सेम रिजल्ट आपके एग्जैक्ट फिगर आएंगे, ये कभी नहीं होता। सिर्फ एस्टिमेट फिगर्स होती हैं बजटिंग में, एग्जैक्ट फिगर कभी भी नहीं होती है। ये बजटिंग के लिमिटेशन लिखी है उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने लिखे हैं कि टाइप्स ऑफ द बजट, बजट कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, चार टाइप लिखे हैं उन्होंने। उन्होंने आगे अलग अलग बजट बनाए हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन द स्कोप, कंपनी में बजट कितने प्रकार, स्कोप के हिसाब से बजट होते हैं। फंक्शनल बजट और मास्टर बजट। फंक्शनल बजट जैसे बोले कि परचेज बजट, कंपनी परचेज के लिए कौन बंदा परचेज करेगा, किस टाइम पे कैसे कैसे परचेज करनी है। सेल बजट, कब कितनी सेल होनी चाहिए और कितने सेल से हम प्रॉफिट कमाएंगे, वो बजट नहीं रेडी होना चाहिए। ओवरहेड बजट, कितने खर्चे हम लोग करेंगे, इनकम के लिए कहाँ कहाँ से हमने इनकम रेडी करनी है। परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इनके लिए जब कंपनी बजट सेटअप करती है, ये अलग अलग फंक्शन हो गए। मास्टर बजट, सभी चीजों को एक ही बजट में जब कवर किया जाता है उसको मास्टर बजट बोलते हैं। फिर बेस्ड ऑन दी एफिशिएंसी, फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड बजट होता है जब टाइम पीरियड फिक्स है, मीन्स आपने एक साल के लिए बनाया है। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, भी आपको लगता है कि ये काम में भी शायद थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, उसमें हम लोग कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। फिक्स्ड में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, आपको सेटअप प्रॉपर रखना होगा। फ्लेक्सिबल में चेंजेस हो सकते हैं। बेस्ड ऑन दी कंडीशन, जब कंडीशंस क्लियर होती है, सबसे पहले लिखा कि बेसिक बजट और करंट बजट। बेसिक बजट होता है कि डेली लाइफ में जो आपकी जैसे कंपनी लाइफ कंपनी चल रही है, उसमें आपने कोई बजट सेटअप किया हो, डेली बेस पे इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, लास्ट में हम लोग उसकी रिपोर्टिंग चेक करेंगे, वेस्टेज कम होना चाहिए, उसको बोलते हैं बेसिक बजट। करंट बजट होता है कई बार जब आपके पास स्पेशल ऑर्डर आते हैं, उसमें आपको सब लोगों की स्पेशल ड्यूटीज लगानी होती है, उसको बोलते हैं करंट बजट। फिर आता है बेस्ड ऑन दी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के हिसाब से तीन प्रकार के बजट होते हैं। एक तो होता है शॉर्ट शॉर्ट टर्म बजट, मीन्स लेस देन 1 ईयर या फिर 1 ईयर के लिए बनाया जाएगा। एक आता है मीडियम टर्म बजट, 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए बनाया जाता है, उसको मीडियम टर्म बोलते हैं। लॉन्ग टर्म बजट, सॉरी, 1 साल के लिए बजट होगा जो मीडियम टर्म होगा, 1 साल के 4 साल के लिए। जो लॉन्ग टर्म बजट होगा वो 5 साल के लिए मैक्सिमम बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म बजट। मीडियम टर्म बजट कई बार बीच में नहीं भी लेते। मीडियम टर्म इसलिए लेते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में 1 से 5 साल सारे ही कंप्लीट हो जाते हैं। ये थे आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट जो कंपनी में बनाए जाते हैं। इसी में एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है जिसको जीरो बेस बजटिंग बोलते हैं। जब भी बजटिंग बनाई जाती है भाई, हिस्ट्री या फिर पास्ट को देख के ही बजट बनाई जाती है। मान लो मैं कुछ सोचने जा रहा हूँ, अपनी पिछली परफॉर्मेंस को देख के ही सोचूंगा कि मेरी पिछली परफॉर्मेंस क्या थी, उसके अकॉर्डिंग मैं आगे बजट बनाऊंगा। जैसे मैंने एग्जांपल बोला कि आपने बोला कि मेरे हमारी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं पहले सेमेस्टर में, तो आपको उन प्रॉब्लम्स को कवर करना है, पीछे देख के ही कवर करोगे ना। लेकिन जीरो बेस बस्टिंग क्या होती है, देयर इज नो पास्ट, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। मतलब कि आप नील से स्टार्ट करते हैं, आपके पास पीछे कुछ नहीं है, इस लाइन एक ब्लैंक लाइन, आपको सब कुछ नए तरीके से स्टार्ट करना है, उसको बोलते हैं जीरो बेस बजटिंग। आप कुछ भी पास्ट का बेस नहीं देने जा रहे, आप नया बेस बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो। आपने बोला कि मैं सब कुछ हैंडल करूंगा, नए तरीके से करूंगा, इस तरीके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग बजटिंग की एक प्रोसेस है, कंपनी के लिए बेनिफिट वाली होती है। जब कोई बंदा कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वो जीरो बेस बजटिंग से स्टार्ट करता है। बहुत सारी कंपनीज अपने लेवल को अपनी एक्टिविटीज को अपने हिसाब से सेटअप करने के लिए जीरो बेस बस्टिंग को ही अडॉप्ट करते हैं। प्रॉपर क्लियर है भी नाम, जीरो बेस बस्टिंग क्या होगी। 2 नंबर में आपको इसमें प्रॉपर डिटेल में नहीं पूछा हूँ, छोटा सा ही पूछा है। 2 नंबर में ही आएगा जीरो बेस बस्टिंग व्हेन बजट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द नील फिगर्स या फिर स्क्रैच फिगर्स। आपके पास कोई फिगर नहीं है, पास्ट को इग्नोर किया जाता है, इस तरह के बजट को जीरो बेस बस्टिंग। उसके बाद आता है प्रोग्राम बजटिंग। प्रोग्राम बस्टिंग जब कंपनी में स्पेशल कोई एक्टिविटीज या कोई ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए बजट बनाया जाता है, उस बजट को टाइम पर कंप्लीट किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग बस्टिंग। आपने प्रॉपर सेटअप कर लिया, बेसिक बजट तो कंपनी में चल ही रहा है, कोई स्पेशल ऑर्डर आ गया, हम उसमें स्पेशल पर्सन सेटअप करेंगे, स्पेशल टाइमिंग रखेंगे या फिर ओवर टाइम सेटअप करेंगे, तो उसको प्रोग्राम बजटिंग बोलते हैं। फिर आता है परफॉर्मेंस बस्टिंग। परफॉर्मेंस बस्टिंग क्या होगी भाई, जब कंपनी में जो जो इम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। आपने बजट सेटअप किए हुए हैं कंपनी में, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप की गई है, जब उन लोगों की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा
जो अच्छे एम्प्लॉयज होंगे या सारे एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करते हैं, उनका बजट बनाते हैं। जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है विद इन ईयर या फिर गिवन टाइम पीरियड, उनको अच्छा ही बोनस, उनका इंक्रीमेंट अच्छा हो जाता है। जिनकी परफॉर्मेंस डाउन होती है उनका वही हाल रहता है जो नॉर्मल किसी का इंक्रीमेंट होना है, जैसे 500 300 जो बढ़ने हैं वही बढ़ेंगे। अच्छे पर्सन की उतना ही सैलरी ज़्यादा इंक्रीज करती है। हो सकता है कि उनको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाए, परफॉर्मेंस पे उनकी उनकी जो लेवल है काम करने का वो लेवल भी आपके बढ़ जाता है, मीन्स उनको इंक्रीमेंट हो गया या जॉब में अपलिफ्ट लेवल में लेके चले जाते हैं, वो परफॉर्मेंस बस्टिंग में आता है। इसी के बाद लास्ट में कंपनी में बजट आता है, उसको बोलते हैं कैश बजट। कैश बजट क्या होगा? जब कंपनी अपनी कंपनी में कैश का बजट बनाती है, इनफ्लो और आउटफ्लो, ताकि कैश की कमी कभी भी ना आए। जिन लोगों को उधार में पैसा दिया उनसे टाइम पे रिसीव करना, ताकि फर्दर आगे जिनको पेमेंट्स करनी है टाइम पे की जाए। इस चीज़ के लिए जो बजट बनाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? कैश बजट। ये था आपका टॉपिक बजटिंग वाला जो हुआ कंप्लीट। कोई पॉइंट ऐसा है पूछने वाली तो आप मेरे से पूछ सकते हैं भाई।